मैं विनय कुमार आपका विनय में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कौटिल्य का मंडल सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में कौटिल्य के सप्ताह सिद्धांत के बारे में अध्ययन किए थे। यदि आपने उस वीडियो को देखा नहीं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग कौटिल्य के संक्षिप्त विवरण के बारे में भी चर्चा किया है। ठीक, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर मंडल सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पहले प्राचीन समय में क्या हुआ करता था, तो प्राचीन समय में जो छोटे जो राज्य थे, ठीक है, अब बड़े राज्य थे। इन छोटे छोटे जो राज्य थे, जो कमजोर जो राज्य थे, वो बहुत ही कम शक्तिशाली हुआ करते थे। ठीक है, इसी कारण जो बड़े जो राज्य थे या शक्तिशाली राज्य थे वो उन पर आक्रमण करते थे। आक्रमण करने के पश्चात वो अपना साम्राज्य को विस्तार करते थे। ठीक है, हम ये छोटे राज्यों की बहुत ही बड़ा समस्या उभर कर आती थी। ठीक है, जिससे कि वो जितने छोटे छोटे जो राज्य हैं सभी की संख्या बहुत ही कम होती गई है ना, बड़े राज्यों की आपका दबदबा बनता गया। इसी परिदृश्य को देखते हुए हमारे कौटिल्य साहब जी ने, जो चाणक्य हैं, उन्हीं ने ही उनका जो सपना था, उनका सपना पूरा अखिल भारत का निर्माण करने का सपना था। ठीक है, तो इसी सब समस्याओं को देखते हुए उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिससे हम लोग बोलते हैं मंडल सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य का बोलना यह है कि जो छोटे जो राज्य हैं, ठीक है, यदि वो बड़े राज्यों से सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो छोटे राज्यों को अपने ही समान शक्ति वाले राज्यों के साथ एक अच्छा सा संबंध स्थापित करना चाहिए और एक अलग सा गुट का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि सभी आपस में जो गुट का निर्माण हुआ है वो शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध लड़ने में सक्षम हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ बड़े राज्यों के लिए कौटिल्य ने कहा है कि बड़े जो राज्य हैं वो युद्ध के तरीके से अपना साम्राज्य को विस्तार कर रहे हैं, तो उनको अर्थात बड़े राज्यों को अधिक से अधिक मात्रा में मित्र राष्ट्रों की संख्या को बढ़ाना चाहिए, ताकि जो और भी अन्य शक्तिशाली राज्य हैं, है ना, उनको साम्राज्य विस्तार करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो मंडल सिद्धांत के तहत चाणक्य ने बड़े राज्यों को लेते हुए भी और छोटे राज्यों को लेते हुए भी, दोनों राज्यों को लेते हुए ही, ठीक है, दोनों राज्यों को लेते हुए ही एक कॉन्सेप्ट दिया है जिससे हम लोग मंडल सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, मंडल सिद्धांत जो है ये हमारे यथार्थवाद पर आधारित सिद्धांत है। ठीक है, यह सिद्धांत हमें शक्ति संतुलन के बारे में बताता है। शक्ति संतुलन कैसे कि यहाँ पर छोटे राज्यों को भी एक प्रकार का बोला है कि यहाँ पर कि अपने समान वाले शक्ति राज्यों को मिला लो तो ये गुट का निर्माण कर लेगा। उसी तरह से बड़े राज्यों को भी बोला गया है कि यहाँ पर आप जितने भी मित्र राष्ट्रों की संख्या आप बढ़ाओ, ठीक है, तो ये भी बड़ा हो जाएंगे। तो इनमें किसी भी प्रकार का, ठीक है, शक्ति का असंतुलन की स्थिति यहाँ पर चाणक्य ने नहीं बोला है। यहाँ पर उन्होंने शक्ति संतुलन के अवधारणा को यहाँ पर उन्होंने उजागर किया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मंडल सिद्धांत जो है ये हमारा शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर ज्यादा बल देता है। ठीक है, ये समझ में आगे होगा आपको कि आखिर मंडल सिद्धांत किस पर अधिक बल देता है, तो आपके शक्ति संतुलन पर बहुत अधिक बल देता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि आखिर मंडल सिद्धांत चाणक्य द्वारा जो दिया गया है वो आखिर में है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर मंडल जो होता है, मंडल का यदि हम लोग सामान्य अर्थ लिया जाए तो इसका सामान्य अर्थ समूह होता है या फिर दल होता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे आपको महिला मंडली सुने होंगे, तो महिला मंडली में क्या होता है, सिर्फ महिलाओं की उपस्थिति रहता है। पुरुष मंडली में क्या होता है, सिर्फ पुरुषों की स्थिति रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर देशों का एक प्रकार मंडल, ठीक है, तो ये जो मंडल सिद्धांत तो है एक प्रकार देशों का समूह होगा। ठीक है, कौन कौन से देश वहां पर शामिल होंगे, ठीक है, कौन कौन से राज्य शामिल होंगे, ठीक है, तो उसी के अनुरूप ही चाणक्य ने इस सिद्धांत को दिया है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि मंडल सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने 12 राज्यों की यहाँ पर व्याख्या किया है। कितने राज्यों की, तो आपका 12 राज्यों की यहाँ पर व्याख्या किया गया है। नाम कौन कौन सा है, तो आपका बिगिजीसु, शत्रु, मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र, अरिमित्र मित्र, मध्यमा, उदासीन, पाशनिग्राह, प्राशनिग्राह, सार, आकरण, आकरण सार। ठीक है, इस प्रकार के 12 राज्यों की उन्होंने संकल्पना इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा एक कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लेते हैं कि आपका कोई पड़ोसी है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति का पड़ोसी क्या होता है, एक रियल टर्म में देखा जाए तो वो उसका शत्रु होता है। क्या होता है, उसका शत्रु होता है। ठीक है,
किसी भी व्यक्ति का पड़ोसी यदि रियल टर्म में देखा है तो उसका शत्रु होता है, ठीक है। यदि दिखाने के लिए फिर हम लोग बाहरी तौर पर तो वो उसका मित्र कहलाता है, ठीक है। परंतु किसी भी प्रतिष्ठा को लेते हुए, ठीक है, या फिर पड़ोसी उसके बहुत ही अमीर बनता जा रहा है इस दृष्टिकोण से, तो उसमें बड़ा जलन की भावना रहती है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का पड़ोसी उसे क्या होता है, वो उसका शत्रु होता है। क्या होता है? शत्रु होता है, ठीक है। अब पड़ोसी का और पड़ोसी का पड़ोसी इस व्यक्ति के लिए क्या होता है, तो इस व्यक्ति के लिए इसका दोस्त होता है। क्या होता है? मित्र होता है, दोस्त होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति का शत्रु, ठीक है, ये पड़ोसी है, तो इस पड़ोसी के लिए यह पड़ोसी इसके लिए क्या होगा? शत्रु होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। ये कहावत भी आपको सुनने को मिला होगा कि शत्रु का शत्रु हमेशा दोस्त होता है। तो हमारा ये शत्रु है, ठीक है, और शत्रु का शत्रु क्या होगा? दोस्त होगा, अर्थात इसके लिए दोस्त होगा, ठीक है। तो मैंने जो आपके सामने ये फ्लो चार्ट ड्रा किया है, इसी के अनुरूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। पहले हमारा बिगुजुत्सु कौन होंगे? तो ये पूरा एक मंडल का एक केंद्र होता है। मंडल मतलब मैंने बताया कि जो मंडल जो है उसको चाणक्य ने 12 राज्यों का में बांटा हुआ। कितने राज्यों में? 12 राज्यों के मध्य बांटा हुआ इस तरह से, ठीक है। तो मंडल के जो केंद्र में जो होगा वो हमारे कौन होगा? तो वही हमारा बिगजुत्सु होगा। कौन होगा? बिगजुत्सु। अब बिगजुत्सु की जो हमारा चाहत क्या रहेगी? तो उसकी चाहत यही रहेगी वो किसी भी तरह कुछ भी करके अपने साम्राज्य को किसी भी तरह से वो बढ़ाए। इसकी क्या रहेगी? शौक रहेगी, इसकी इच्छा रहेगी, ठीक है। तो बिगजुत्सु की इच्छा यही रहती है कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार करे, ठीक है। और ये हमारा मंडल का केंद्र होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो बिगजुत्सु के पड़ोसी इसके क्या होंगे? शत्रु होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि हम लोग इंडिया की बात करें, ठीक है, यदि हम लोग अभी भारत की बात करें, ये हमारा भारत हो गया। भारत के बगल में आपका कौन है? पाकिस्तान है, ठीक है। तो पाकिस्तान इसका क्या है? पड़ोसी है, पर पड़ोसी होने के पश्चात भी इसका शत्रु है, ठीक है। तो उसी तरह से बिगजुत्सु का जो पड़ोसी हमारा जो होगा इसका शत्रु होगा, ठीक है। और बिगजुत्सु का शत्रु ये होगा, और शत्रु का पड़ोसी इसका शत्रु होगा, ठीक है। अर्थात शत्रु का शत्रु ये इसका मित्र होगा, ठीक है। मतलब बिगजुत्सु का मित्र कौन होगा? शत्रु का पड़ोसी होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो जो शत्रु जो होंगे वो हमेशा इसके साथ युद्ध करना चाहेगा। किसके साथ? बिगजुत्सु के साथ युद्ध करना चाहेगा। और मित्र जो होंगे, ये मित्र हमेशा बिगजुत्सु की हेल्प करेगा, सहायता करेगा किसी भी युद्ध के समय, किसी भी आपदा के समय, ठीक है। इसकी भलाई करना चाहेगा ये मित्र, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अरिमित्र की बात करें, तो अरिमित्र क्या होगा? तो अरिमित्र शत्रु का मित्र कहलाएगा। ये शत्रु का ये पड़ोसी इसका शत्रु हो गया, अरे शत्रु के क्या हो गया? मित्र हो गया। तो बिगजुत्सु के लिए अरिमित्र शत्रु का मित्र कहलाएगा, ठीक है। तो ये अरिमित्र हो गया। तो अरिमित्र का काम भी क्या होगा? अरिमित्र का काम ये शत्रु का हेल्प करेगा, ना कि बिगजुत्सु का हेल्प करेगा, ठीक है। अर्थात ये इस बिगजुत्सु के लिए हमेशा एक द्वेष की भावना उसके प्रति रहेगी, बिगजुत्सु के प्रति रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा अरिमित्र हो गया। अब आते हैं मित्र, ठीक है। अब मित्र की बात करें तो बिगजुत्सु का जो मित्र है, बिगजुत्सु का मित्र ही हमारा मित्र होता है, ठीक है। अर्थात बिगजुत्सु का ये मित्र हो गया, और इसका इस मित्र का पड़ोसी अरिमित्र हो गया, और इस मित्र का मित्र हो गया। अर्थात बिगजुत्सु के लिए मित्र का मित्र हो गया, ओके। अब आते हैं हम लोग अरिमित्र। क्या है? अरिमित्र। तो क्या होगा? बिगजुत्सु का जो शत्रु होगा, ठीक है, शत्रु का मित्र कौन होगा? अरिमित्र होगा। अरिमित्र का मित्र कौन होगा? तो अरिमित्र होगा, ओके। तो हम लोग अरिमित्र का मित्र कौन होगा बिगजुत्सु के लिए? तो अरिमित्र कहलाता है, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा? ये भी हमारा बिगजुत्सु के प्रति द्वेष की भावना रखेगा। ये किसका हेल्प करेगा? ये अरिमित्र का हेल्प करेगा। इसके साथ साथ ये शत्रु का हेल्प करेगा, ठीक है। अर्थात ये दोनों इसके हेल्प करेंगे, और मित्र जो रहेगा ये हमारा बिगजुत्सु की हेल्प करेगा, और मित्र जो रहेगा ये भी बिगजुत्सु का हेल्प करेगा, ओके फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वाला मात्रा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इधर वाला। अब यहाँ पर देखिए बिगजुत्सु के जो यहाँ पर पार्ष्णिग्राह होता है। क्या होता है? पार्ष्णिग्राह क्या करता है कि यह पीछे से वार करता है, पीछे से हमला करता है। किसको? तो आपका
बिगुजुसु को हमला करता है पीछे से, तो जो भी राज्य किसी भी दूसरे राज्य को पीछे से हमला करता है तो उसको हम लोग पार्श्विक ग्राह के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ मैं लिखा हूँ अटैक लिखा हूँ, ठीक है। तो किसी भी राज्य द्वारा पीछे से किसी दूसरे राज्य को हमला किया जाता है तब उसे हम लोग पार्श्विक ग्राह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बिगुजुसु के लिए यह क्या होगा, ये पार्श्विक ग्राह होगा, ठीक है। अब पार्श्विक ग्राह को जो भी राज्य हेल्प करेगा, जो भी सहायता प्रदान करेगा, वो हमारा पार्श्विक ग्राह सार कहलाता है, ठीक है। अर्थात पार्श्विक ग्राह सार ये दोनों इसके क्या होते हैं, एक प्रकार का दोनों सहायता प्रदान करता है किसके प्रति, तो आपका बिगुजुसु के प्रति, ठीक है। तो इन दोनों में इसका लिए द्वेष पैदा होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आक्रमण की बात करते हैं। तो आक्रमण जो होता है ये बिगुजुसु के लिए हमेशा कल्याण की भावना रखता है, ये यहाँ वेलफेयर चाहते हैं इसका, ठीक है। मान लेते हैं कि बिगुजुसु किसी भी युद्ध के लिए कहीं बाहर चला गया है, ठीक है। तो बाहर चले जाने के पश्चात वहां का जो राज्य व्यवस्था किसी और के अधीन नहीं हो पाता है, तो वहां पर जो आक्रमण जो होता है उस राज्य की वहां पर रक्षा करता है ताकि बाद में कोई पड़ोसी राज्य उस पर आक्रमण ना करे, ठीक है। तो ये आक्रमण हमेशा बिगुजुसु के लिए हमेशा भलाई वाला काम करता है, इसी उद्देश्य के साथ ये हमारा आक्रमण रहता है, ठीक है। तो आक्रमण का एक और राज्य है जो उसका सहायता करता है, मतलब ये भी बिगुजुसु के लिए एक प्रकार का कल्याण की भावना रखता है, जिसे हम लोग आक्रमण सार कहते हैं, ठीक है। तो आक्रमण सार क्या करता है, ये आक्रमण की सहायता करता है और आक्रमण जो होता है बिगुजुसु की सहायता करता है, ठीक है। और पार्श्विक ग्राह जो होता है ये बिगुजुसु को यहाँ पर अटैक करता है और पार्श्विक ग्राह सार ये पार्श्विक ग्राह को सहायता प्रदान करता है, ओके। अब देखते हैं हम लोग हमारे पास दो बचा मध्यमा और उदासीन, ठीक है। यदि हम लोग सामान्य अर्थ लेंगे तो मध्य मतलब होता है बीच, अर्थात ये बिगुजुसु और शत्रु इन दोनों के मध्य ये विद्यमान रहता है, ठीक है। ये मध्यमा जो होता है ये बिगुजुसु का ना तो कोई मित्र होता है ना ही कोई शत्रु होता है, उसे ना ही इसका मित्र होता है ना ही इसका शत्रु होता है, ठीक है। लेकिन यदि मौका मिलता है, ठीक है, यदि मौका मिलता है, मानते हैं दोनों बहुत ही कमजोर हो जाएंगी, तब भी कंडीशन में ये मध्यमा क्या करता है, मौका पर चौका मार देता है, अर्थात ये इस पर आक्रमण कर देता है, इन किसी दोनों पर आक्रमण कर देता है और राज्य को हड़प लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मध्यमा का किसी प्रकार के इन दोनों के मध्य न किसी प्रकार का दुश्मनी रहेगा न किसी प्रकार का दोस्ती रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा मध्यमा का काम होता है, ठीक है। अब बचा हमारे पास उदासीन। उदासीन से तात्पर्य है कि न्यूट्रल रहता है, न तो उसको किसी से मतलब नहीं रहता, न तो उसको बिगुजुसु से मतलब रहता है न ही उसको शत्रु से मतलब रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उदासीन जो राज्य होता है बिगुजुसु और शत्रु इन दोनों से बहुत ही दूर रहता, ना लेना ना देना, किसी प्रकार का कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो इस प्रकार से मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने ये सब बात उन्होंने कही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को लेकर यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये पाकिस्तान क्या है, यहाँ पर शत्रु है इसका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर चाइना भी एशिया पर सुपर पावर के रूप में यहाँ पर विकसित होना चाहता है, ठीक है। और यहाँ प्रतिद्वंदी कौन है, तो हमारा भारत है, अर्थात चाइना और भारत के बीच में क्या है, ये पड़ोसी है, परंतु इन दोनों के बीच शत्रुता है, ठीक है। तो शत्रुता है इन दोनों के बीच में, परंतु इसका जो हेल्प कौन कर रहा है, आपका मित्र कौन है इसका, ये मित्र कौन है, तो आपका रसिया है, ठीक है। तो रसिया द्वारा इंडिया के हेल्प किया जाता है, ठीक है। इसलिए आपको 1998 में, ठीक है, 11 मई क्या हुआ था, परमाणु परीक्षण किया गया था मिशन शक्ति नाम से, ठीक है। तो जो आपका यूएसए जो हो गया, जापान हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, इन सभी इसका विरोध किया था, ठीक है। परंतु आपका रसिया जैसे देशों ने इसका समर्थन किया था, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया था, एक का पावर इधर हो गया था और एक का पावर इधर आ गया था, मतलब वैसे इसके साइड आ गया था, मतलब भारत के साइड। तो इन दोनों के मध्य शक्ति संतुलन हो गया था, ठीक है। तो चाणक्य ने ही बोला है कि राज्यों को शक्ति संतुलन के तौर पर बनाना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान को यदि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, तो भारत को यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठे रहना चाहिए, ठीक है। मतलब भारत को भी इसके बराबरी करना चाहिए, उसको बराबरी से ऊपर करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि किसी भी राज्य या किसी भी देश को शक्ति संतुलन के रूप में काम करना चाहिए। यदि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तुलना करें तो यह आज भी चरितार्थ होता है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि शक्ति संतुलन पर काम करना, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वही हो रहा है
कि भारत जो है, ठीक है, किसी भी देश के, भारत भी शक्ति संतुलन का काम कर रहा है ना, अपने पड़ोसियों से क्या कर रहा है, बड़ा होने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वर्तमान कंडीशन में देखा जाए तो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत आज भी लागू होती है, और यह सिद्धांत आज की जो विदेश नीति है उस पर तो प्योरली रूप से लागू होती है, ठीक है। तो वर्तमान परिदृश्य में भी इस नीति को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आपको सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।